हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा आप सब जानते हैं, कल यानी 15 मार्च को एडवांस टैक्स की डेडलाइन थी। तो फ्रैंकली मेरे साथ तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रही थी कल। तो जो जो गलतियां कल मैंने की और उन गलतियों से जो भी मैंने सीखा, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उससे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख सकते हैं जैसे मैंने सीखी। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा कि दोबारा वो गलतियां नहीं करें, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी लॉस हो सकता है जैसे मुझे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसे स्टॉक्स में बताऊंगा जो अभी मैं सेल कर रहा हूँ और किस वजह से सेल कर रहा हूँ वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये मेरे टेलीग्राम जो चैनल मैंने खोला है उसका लिंक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैंने कल रात को ही अपडेट कर दिया था चैनल पे कि आज सुबह गैप अप ओपनिंग होने वाली है या होने का पूरा चांस है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि यूएस मार्केट्स काफ़ी हाई वे क्लोज हुए थे एंड ऑयल भी बिलो $100। तो रात को अराउंड 1:30 बजे मैंने अपडेट कर दिया था। तो इससे जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे मैं टेलीग्राम को और ज़्यादा यूज़फुल बनाने पे फोकस करूँगा। और जो रेगुलर बेसिस पे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ जो है या फिर जो अच्छे स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देता रहूँगा। तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी इंटरेस्ट हो ज्वाइन करने में। तो चलिए, जैसे मैंने कहा 15 मार्च को कल एडवांस टैक्स की डेडलाइन थी। मैंने जो सीखा फ्रैंकली, एक तो प्लानिंग नहीं करने का नतीजा क्या होता है एंड दूसरा प्रोक्रास्टिनेशन का नतीजा क्या होता है। हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे करने से बहुत वाट लग जाती है। जैसे क्या बोलूँ, कल ये श्याम जी के मंदिर, मेरी जो वाइफ है वो श्याम जी की कुछ ज़्यादा ही भक्त है। तो मैं गुसड़ी श्याम जी, गुसड़ी धाम, कई लोगों ने सुना होगा, श्याम जी का अच्छा मंदिर है यहाँ पे। तो हम लोग चले गए इवनिंग में, फिर बाहर खाना खाए, उसके बाद आते आते रात को 9 साढ़े 9 बज गए। फिर मैं पूल खेलने चला गया, रात को 11 बज गया। और हालांकि दिन में मैंने सारी स्टेटमेंट्स मैंने अपने छोटे भाई को भेज दी थी जो अभी आरबीआई में जॉब कर रहा है, सीएसीएस है एंड एफआरएम भी किया है अभी उसने। और वही मेरा पूरा टैक्स का काम देखता है। तो ठीक है, जैसे अकाउंट्स में मेरे और मेरी वाइफ के और मेरी मम्मी के, ये तीनों अकाउंट्स उसको टैक्स फाइल करने थे। और काफ़ी लंबा टैक्सेस था। तो बट जितना मैंने एस्टिमेट किया किया था उससे भी ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स टैक्स लाइबिलिटी हो गई थी। और मैंने जो है इतना कैश बैंक अकाउंट में नहीं रख रखा था। तो रात को 11 बजे आया आशीष, यानी मेरा जो छोटा भाई आशीष, वो बोला भैया जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सारी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके जैसे ही वो पेमेंट करना चाहा, हाँ, तो मैंने देखा मेरे मेरे अकाउंट में जितने फंड्स थे और मेरी वाइफ के अकाउंट में जितने फंड्स थे वो काफ़ी कम पड़ रहे थे जितना मेरी टैक्स लाइबिलिटी हो रही है उससे। तो उसके बाद फिर अजीब मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि और ना ही मम्मी के अकाउंट में सेविंग्स में कहीं भी फंड्स नहीं थे। तो क्या करें क्या करें क्या करें, ये सोच में पड़ गए। उसके बाद कुछ फंड्स मेरा जो भाई है उसकी वाइफ के अकाउंट में पड़े हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो अकाउंट शायद इनएक्टिव हो गया था, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे। पहले तो यूज़र नेम पासवर्ड ही याद नहीं था आशीष को और आशीष की वाइफ को। फिर उसके बाद क्या बोलूँ, तो वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या करूँ, एक एफडी तोड़ लेता हूँ। काफ़ी सारी एफडी की हुई है मैंने, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले की एफडी है। तब मैं मोस्टली सारे पैसे एफडी में ही रखता था और कुछ गोल्ड और कुछ रियल एस्टेट में। तो सोचा एक एफडी तोड़ लेता हूँ, बट आईसीआईसीआई में मेरी जो एफडी थी वो ब्रेक नहीं हो रही थी, समहाउ कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही थी। और जो मेरे दो अकाउंट्स हैं एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई में। एचडीएफसी में जितने फंड्स थे वो तो ठीक है, आईसीआईसीआई में अराउंड 10 लाख के लिंक्ड एफडी थी मेरी, जो मतलब आप ब्रेक करने से कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं लगती। तो वो मैंने ब्रेक करना चाहा, तो मैंने देखा कि मेरा जो नंबर है वो मम्मी के अकाउंट में लिंक्ड है और मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक में उसका उसमें कोई नंबर ही नहीं है, फ़ोन नंबर ही लिंक्ड नहीं है। तो उसकी वजह से वहाँ से भी ओटीपी वगैरह का प्रॉब्लम था, तो वहाँ से भी पेमेंट नहीं हो पा रहा था इनकम टैक्स की वेबसाइट में। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आशीष ने
ट्राई करते 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 11:55 में उसने अपने अकाउंट से कुछ फंड्स वो ट्रांसफ़र कर पाया, बट तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी, वेबसाइट भी डाउन हो चुकी थी इनकम टैक्स की। और उसके बाद कहने का मतलब ये है कि टैक्स सिर्फ मेरा भरा गया, मेरी मम्मी का और वाइफ का टैक्स अभी एडवांस टैक्स नहीं भरा गया है, तो 31 मार्च तक भरना पड़ेगा। एंड जितना मुझे आइडिया है 1% जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उस पर 1% टैक्स 1% पेनल्टी लग जाएगी। तो अगेन ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया, ज़बरदस्ती का एक्सपेंस लग गया। लेकिन हाँ चलो, इससे ये है कि चलो एफडी ब्रेक नहीं करनी पड़ी, तो कहाँ वहाँ थोड़ी सी सेविंग्स हो जाएगी, क्योंकि तब तक कुछ और फंड्स का अरेंजमेंट कर लूँगा। तो इससे ये एग्जांपल मिल रहा है कि लिक्विडिटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्वेंसी देखा जाए तो मेरे पास फ्रैंकली लॉन्ग टर्म में 1 रुपए की भी लाइबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर, बट शॉर्ट टर्म में जैसे अभी टैक्स भरना पड़ा, टैक्स पेबल जो होता है करंट लाइबिलिटी हो गई, उसके अगेंस्ट में मेरे पास फंड्स नहीं थे, यानी करंट एसेट्स नहीं थी, सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स में है। तो वही लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, एंड इसीलिए फंड्स कैसे लिक्विडिटी क्राइसिस होने से कंपनीज प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करना जरूरी है। स्पेसिफिकली कंपनीज की करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, और इन करंट एसेट्स में भी स्पेसिफिकली कैश एंड रिसीवेबल्स कितना है, क्योंकि इन्वेंट्री जल्दी से उतनी लिक्विड नहीं होती है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि सॉल्वेंसी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो मेरे पास, ऑब्वियसली जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं अच्छा खासा एसेट्स होल्ड करता हूँ और मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है लॉन्ग टर्म, बट उसके बावजूद मैं कितनी बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गया, जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी लगने वाली है। तो ये ध्यान रखिए, प्लानिंग थोड़ा करके चलिए, और जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उससे ध्यान रखिए वो टोटली अप टू डेट हों, उसमें फ़ोन नंबर्स लिंक्ड हों, लेटेस्ट फ़ोन नंबर्स अपडेटेड हों। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं करने से काफ़ी यूट्यूबर्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं, बट मैं ये दिखा रहा हूँ भैया, हाँ मैं भी आप लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से भी वैसी ही गलतियाँ होती हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है गलतियों से सीखें और प्रॉब्लम वापस रिपीट ना करें। उसके बाद ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स रेट जो है। सब जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे 15% टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे 10% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स जो 1 लाख के ऊपर हों। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मोस्टली मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बहुत ज़्यादा हुआ है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रॉब्लम ये हो गई, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जैसे दीपक नाइट्राइट, CDSL, उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज़, इन सब में मैंने शॉर्ट टर्म में यानी कुछ ही मंथ्स बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो सेल कर दिया, बट उसके कुछ दिन बाद वापस बाय कर लिया। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई कि जितना भी मैंने सेल करके प्रॉफिट लिया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो उसके ऊपर मुझे 15% टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि वही स्टॉक मैंने फिर से खरीद भी लिया। तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो गई मुझसे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब इतनी अक्ल थी नहीं फ्रैंकली, अब धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। और इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहली बात तो 5% की बचत तो डायरेक्टली यहीं हो जाती है कि 10% टैक्स लगेगा, और वो भी सिर्फ 1 लाख के ऊपर। हालांकि 1 लाख एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन फिर भी कुछ तो फ़ायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए, शॉर्ट टर्म में टैक्स भी ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेंस टैक्स में ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के। जैसे लोग जानते हैं मैंने DHFL में 6.5 लाख का लॉस किया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से काफ़ी टाइम तक दूर था, लेकिन टचवुड उसके बाद से अभी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है सीख के मैंने। तो उस वजह से क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस इस साल मेरे पास थोड़े से ही थे, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने रिसेंटली लिए थे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा ही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो भी मेरा 6.5 लाख में जितना भी लॉस मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कट जा रहे हैं, उसके बाद जो भी लॉस बच रहा है अराउंड 5 लाख फिर भी लॉस बच जा रहा है, क्योंकि 1.5 लाख का ही कैपिटल गेन्स हुआ था लॉन्ग टर्म में। तो ये 5 लाख मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ 8 असेसमेंट ईयर्स तक। तो ये एक बेनिफिट है कि आगे 5 लाख तक का अगर प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो मैं उसको सेट ऑफ कर लूँगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो अच्छा खासा हो रहा है मेरा, बट कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिसमें मैं लॉस खा रहा हूँ, जो आगे अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं वीडियो में। तो वो शेयर्स अभी मैं सेल कर रहा हूँ, ताकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसके अगेंस्ट में लॉस सेट ऑफ हो सके, इन द सेंस कि वो गेन थोड़ा कम हो सके, जिससे
मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे, या नेट गेन्स जो हो रहे हैं मेरे शॉर्ट टर्म में, वो थोड़े कम हो जाए ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। उसके बाद अगर 2 या 3 दिन बाद मैं वही शेयर्स वापस खरीद सकता हूँ जो स्पेसिफिकली लॉस में सेल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए मैं शॉर्ट टर्म में सेल कर रहा हूँ। बट वही शेयर्स अगर अच्छे हैं तो वापस मैं 2 दिन बाद खरीद लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एटलीस्ट टैक्स बच जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। सोलर इंडस्ट्रीज आज ही मैंने सेल कर दिया। इनफैक्ट इसमें मेरे को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऑलमोस्ट 2 रुपए के अंतर में 2418 पे मैंने लिया था, 2420 पे आज सेल किया है। तो कंपनी में पोटेंशियल बहुत हाई है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, ये बॉम्ब्स वगैरह बनाती है, एंड अभी रिसेंटली डिफेंस में भी काफ़ी कुछ सप्लाई करने लगी है ये वेपन्स वगैरह, स्पेसिफिकली बॉम्ब्स और RDX वगैरह जो भी होता है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह बनाने में, माउंटेन्स वगैरह तोड़ने में ये लोग बॉम्ब्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो ये वन ऑफ अ काइंड कंपनी है जिसकी आई थिंक कोई नियर मोनोपली नहीं है, सॉरी नियर कॉम्पिटिटर नहीं है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन अभी मैंने देखा थोड़ा सा हायर साइड पे है। दिसंबर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है, एंड काफ़ी टाइम से टाइम करेक्शन हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इसने गिरावट तो नहीं देखी, बट एट द सेम टाइम अभी राइज भी नहीं कर रहा है। तो एक बार मैंने आज सेल कर दिया है। आई थिंक लेट्स सी, 1-2 क्वार्टर वेट करूंगा, अगर अच्छे रिजल्ट्स कंपनी दिखा पाई एंड वैल्यूएशन और ज़्यादा रीजनेबल हो पाई तब मैं इसको वापस लेने की सोचूंगा। उसके बाद एक और स्टॉक कैम्स, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद अभी लॉस में चल रहा हूँ मैं। इसमें अराउंड 2800 के आसपास शायद मैंने लिया था, अभी आज 2400 समथिंग पे मैंने सेल करना चाहा, 2450 पे शायद, लेकिन आज सेल हुआ नहीं है। तो लेट्स सी, मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक में एक बार सेल करूंगा, लॉस बुक करूंगा, ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाए, जिससे मेरा टैक्स लायबिलिटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम हो जाए। और वैसे मैंने ये स्टडी किया, ये फ्रैंकली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैंने जब मैं खुद स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा था, सिर्फ किसी की भी बातें सुन के, यूट्यूबर्स की बात सुन के जब मैं स्टॉक्स ले रहा था, तब मैंने कैम्स लिया था। तो फ्रैंकली अभी जब मैं अच्छे से स्टडी किया हूँ, इनफैक्ट अच्छे से नहीं किया, बट सिर्फ मैंने फाइनेंशियल्स देखे, तो इसका वैल्यूएशन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी हायर साइड पे लगता है, और ग्रोथ उतना नहीं दिखा रही है कंपनी जितना एक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैं लॉस बुक कर रहा हूँ, एंड अभी फ़िलहाल से 2 या 3 दिन बाद अभी मुझे नहीं लगता मैं शेयर लेने वाला हूँ। कुछ वेट एंड वॉच करूँगा, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर अगर रिजल्ट्स जितना एक्सपेक्टेड है उतने अच्छे आए तो मैं लूँगा, वरना अभी लेट्स सी, वेट एंड वॉच करता हूँ। एंड अब कुछ फंड्स पे हाथ में रखने ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करने के बाद समझ में आ गया है कि लिक्विड फंड्स होने क्यों ज़रूरी है। उसके बाद स्टोवक्राफ्ट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दिसंबर के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए थे इस कंपनी के। उसके बाद रिजल्ट से ज़्यादा ख़राब मुझे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो टोटली अनसेटिस्फैक्ट्री लगी, क्योंकि दिवाली बोल रहे थे 15 दिन पहले हो गई, तो सितंबर तक काफ़ी सेल्स हो गई, और जबकि दिवाली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुई, तो बोल रहे हैं अक्टूबर में सेल्स बहुत कम हुई है क्योंकि सितंबर में सेल्स हो गई। बट ऐसा सितंबर क्वार्टर में भी ऐसे कुछ फिनोमिनल रिजल्ट तो थे नहीं कंपनी के, तो कहीं ना कहीं मुझे मैनेजमेंट की बात समझ में नहीं आई। तो ये भी, इसमें भी मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। आई थिंक फ़िलहाल तो इसको भी शायद नहीं खरीदूंगा, क्योंकि और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं। ADF फूड्स, ये पिकल कंपनी है, जैसे मैंने बताया था, ग्रोथ उतना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं दिखा रही है कंपनी, वैल्यूएशन रीजनेबल है, बट इसमें ठीक ठाक लॉस हो, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 25% का लॉस हो रहा है मुझे, तो मैं बुक कर रहा हूँ, बट ग्रोथ उतना नहीं देखने मिल रहा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद MTAR टेक्नोलॉजीज़, ये कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट काफ़ी टाइम से यही देख रहा हूँ पोटेंशियल ज़्यादा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई लगी मुझे, तो फिलहाल इसमें भी मैं लॉस बुक कर ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी अपसाइड पोटेंशियल लिमिटेड है, तो अभी मैं जो भी फंड्स, मेरे काफ़ी सारे फंड्स अभी हो जाएंगे, तो अब मैं धीरे धीरे उन स्टॉक्स पे फोकस करने वाला हूँ जो मुझे ग्रोथ स्टोरीज भी लग रहे हैं, वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल लग रही है, तो उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। जैसे कुछ स्टॉक्स तो मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, जैसे लैंसर कंटेनर्स, एक्यूरेसी शिपिंग, ये दोनों ही बहुत वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट दोनों ही कंपनी अच्छा कर रही हैं।
लैंसर में आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो शॉर्ट, लेकिन मुझे लगता है बहुत कंपनीज बहुत अच्छी हैं दोनों की दोनों।